क्या होता? एक सेकंड आपको रोकू निर्णय। अमित शाह जी वहां पहुंच गए हैं, हम अभी बात ही कर रहे थे कि गृह मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उनके बाद फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आएंगे। तो गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और आज की जीत के आर्किटेक्ट्स में से एक खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। और जो माइक्रो मैनेजमेंट जो हम लोग कहते हैं उसमें तो खैर सिद्ध हस्त यही है, उसके मास्टर यही हैं। प्रशांत जी, बिल्कुल वैसे चाणक्य ऐसे नहीं बोला गया है उनको। और पूरे गुजरात में बूथ लेवल तक पहुंचने का जो मतलब सीआर पाटिल भी उतने ही मतलब इक्वल वो है। और अमित शाह जी जो यूपी से शुरू की हुई जर्नी और वहां की सीख गुजरात में इतनी अंदरूनी तक पहुंचाई है उन्होंने। और हम जो बात करिए 156 ऐसे नहीं आती है, बूथ लेवल तक का पूरा प्लानिंग होता है। और पेज प्रमुख बूथ से भी नीचे पेज प्रमुख, एक बूथ में 1000 वोट होता है और एक पेज में 30 वोटर होता है। एक ही जिम्मेदारी एक पेज प्रमुख को, आपके 30 वोटर को बाहर निकाला जाए और वोट करे, वो वोट अपने खेमे में आए, बस वही बात है। ऐसे ही ग्राउंड लेवल तक का माइक्रो प्लानिंग किया है, तब जाके ये सफलता मिलती है। जी निर्णय जी, आप कुछ कहना? अमित शाह की बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर दूं जो जिसकी खैर पूरे उसमें अभी तक चर्चा नहीं हुई। सीआर पाटिल लगे हुए हैं, लाइक पिछले 1.5 साल से लगातार वो काम कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि मई के महीने से अमित शाह जो हैं वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो गए थे इस प्रोसेस में। उनके घर पे दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद से फिर लगातार उन्होंने रक्षा मंत्री भी पहुंच गए यहाँ पे, मतलब प्रधानमंत्री के आने का वक्त बहुत दूर नहीं है। कंटिन्यू। बिल्कुल, तो उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो लगातार चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन जो हुए हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और बाकायदा उन्होंने पूरा कैंपेन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करवाया। आप देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर लग रही थी, जो लगातार चर्चाएं हो रही थी, वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री अमित शाह सबने मिलकर के मेहनत की है। और यही बीजेपी की खासियत है, यही अमित शाह की खासियत है कि जब आपको लगता है कि एडवर्स है सिचुएशन, उसके बावजूद वो पूरा एफर्ट डालते हैं, उसके बावजूद वो आखिरी दम तक हार नहीं मानते। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं आज ये 156 का परिणाम। गुजरात में तो आप हमारे साथ थे और वहां पर सीआर पाटिल साहब से जब बातचीत हो रही थी उनके इंटरव्यू से पहले, उन्होंने बताया कि गृह मंत्री खुद जो है पन्ना कमेटी के मेंबर हैं। जी, जब ये ड्राइव शुरू हुई गुजरात में तो सबसे पहले सीआर पाटिल ने अपने आप को रजिस्टर किया और उसके बाद गृह मंत्री ने खुद को रजिस्टर किया। विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आप को पन्ना कमेटी के कार्यकर्ता के तौर पर रजिस्टर किया। जहां से अमित शाह ने उनकी जर्नी शुरू की संघवी हाई स्कूल के बूथ से, हाँ। वो बूथ के वो पेज प्रमुख है। उनकी फोटो बहुत अच्छी तरह वायरल हुई थी कि मैं भी पेज प्रमुख हूं। ये मतलब आप जो अपेक्षा करते हैं एक बूथ के कार्यकर्ता से, वही जिम्मेदारी गृह मंत्री भी उठा रहा है अपनी पार्टी के लिए। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता हैं, वो कितना मोटिवेट होते हैं। देखिए, अमित शाह जैसे इतने बड़े नेता की जब तस्वीर वायरल होती है, हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई वो तस्वीर। वो पन्ने पे वोटर देख रहे हैं अपने। उन्होंने खुद अपने पन्ने की तस्वीर हाथ में लेके और बाकायदा जब वो रजिस्टर करते हैं उसके सिग्नेचर वगैरह करते हुए वो तस्वीरें उन्होंने खुद वायरल की। और फिर बाद में उनकी पूरी टीम लग गई और उसके बाद हमने देखा पूरे गुजरात में वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब आप सोचिए कि उससे जो आम कार्यकर्ता है वो कितना मोटिवेट होता है कि हमारे बीच का कार्यकर्ता जो आज गृह मंत्री बन गया है वो अभी भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। और आपने बताया मई से पूरी कमान इनके हाथ में। बिल्कुल, मई, मुझे जहाँ तक याद है मई के पहले हफ्ते में इनके घर पे ही मीटिंग हुई थी यहाँ दिल्ली में। और उसके बाद गुजरात इलेक्शन की प्लानिंग जो है वो फुल फ्लेजेड शुरू हो चुकी थी। और पिछले काफी वक्त से तो वर्चुअली वो कैंप कर रहे थे गुजरात में। आप देखिए लास्ट 1 महीने से ऑलमोस्ट वो गुजरात में ही थे। हालांकि कुछ जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे वो करने के लिए वो बाहर थे, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि उन्होंने यहाँ रह करके, गुजरात के अंदर रह करके हर चीज़ को पर्सनली मॉनिटर किया। आप सोचिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ऑलमोस्ट हर दिन जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद से हर दिन वो रात को 2 घंटे मीडिया सेंटर में बिताते थे आकर के। अच्छा, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत मिली थी और अमित शाह उस वक्त उत्तर प्रदेश देख रहे थे पार्टी के लिए, उन्होंने ये कहा था कि अमित शाह की जो सबसे बड़ी खूबी है जो उनको औरों से अलग करती है कि जितना परिश्रम ये कर सकते हैं उतना किसी व्यक्ति के लिए कर पाना हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। एकदम ग्राउंड लेवल का काम, क्योंकि हमने खुद भी देखा हुआ है। वो जिस कंस्टिट्यूएंसी में थे, वो 10 लाख की वोटर्स की सबसे ज्यादा बड़ी कंस्टिट्यूएंसी थी गुजरात की, वहां तब भी वो 10 लाख के बीच में गए हुए हैं, जो 2000 के साल में हमने देखा हुआ है। अमित शाह की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है
कि गुजरात की एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनके टिप्स पे है। टिप्स पे, हाँ। उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कास्ट डायनेमिक पता है, उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ये पता है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आप उनसे कभी भी बात करेंगे वो कभी कोई, मैंने देखा नहीं है कि आज तक कोई पेपर रेफर करते हैं। सीधा रेफरेंस देते हैं। वो सीधा आपको बताएंगे कि आप ये बात कितनी सही कह रहे हैं, कितनी गलत कह रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बोलिए, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके सामने खड़ी कर देंगे, तस्वीर उसकी इतना शार्प कोई भी तरीके से। ग्राफ पूरा दे देंगे, यहाँ इतनी ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन, यहाँ ये कैंडिडेट नहीं चल सकता है, यहाँ यही कैंडिडेट रखना पड़ेगा। तो वही माइक्रो से भी माइक्रो, मतलब नैनो, हम तो इसको नैनो प्लानिंग ही बोल देते हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ये कैंडिडेट के जो सिलेक्शन हुए हैं, जिसको देख करके हमें लगा कि भाई रेबल फैक्टर काम करेगा, और इनफैक्ट रेबल फैक्टर जो खड़ा भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जो कंबाइन इनकी टीम है, हो सकता है इन्होंने शायद सारी सिचुएशन पहले से एनालाइज कर रखी थी। अरे एक चीज मैं और आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये देखें, किसी भी राज्य के चुनाव में खासकर जो सत्ताधारी पार्टी होती है, बहुत सारे लोगों की अपनी एम्बिशन होती है, बहुत सारे सीनियर लीडर्स होते हैं, वो चाहते हैं हमारे आदमी को टिकट मिल जाए, और इस कई बार पार्टी हमने देखा कॉम्प्रोमाइज भी कर जाती है या दबाव में आ जाती है। ये पार्टी अपने इंटरनल फ्रिक्शंस को क्यों, उनसे कैसे पार पाती है? कैंडिडेट सिलेक्शन जैसा आपने भी बताया, क्यों उसमें किसी की मनमानी नहीं चल पाती? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एक तरफ हम रेबल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा इस बार कुछ एग्जाम्पल भी सेट किए हैं, और उसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव माहौल भी बना उन कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे भरूच में रमेश मिस्त्री को टिकट दी बीजेपी ने। अब आपको जान के हैरानी होगी, रमेश मिस्त्री पिछले 30 साल से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उनको टिकट मिली इस बार। तो जब उन्हें टिकट मिली तो वहाँ का जो कार्यकर्ता था वो बहुत जुबिलेंट हो गया। उसे लगा कि देखिए 30 साल बाद भी इस पार्टी में नंबर लगता है। मातर में जिस कैंडिडेट को टिकट मिली वो 98 से दावेदार है टिकट का, तो वहाँ भी काफ़ी सीन चेंज हुआ। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये कहा जाता रहा कि मातर बीजेपी हार जाएगी, लेकिन देखिए मातर बीजेपी जीत गई। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, अहमदाबाद की बात करें, वेजलपुर की सीट अमित ठाकर को टिकट दी। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि अमित ठाकर जो है वो बिल्कुल हाशिए पे चला गया, अब उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है पार्टी में। आप सोचिए इस बार उसे टिकट मिलती है, और वो जब पार्टी ने देखा कि इस वक्त इनके लिए मुफीद वक्त है, उस वक्त उस कार्यकर्ता को मिला राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म, ये देने में बहुत अच्छा। ये मैंने पिछले साल में 2 बार देखा। एक तो जब पूरी गवर्नमेंट का चेहरा बदला गया और फर्स्ट टाइमर जो बने मंत्री, तो उसकी वजह से हमने देखा था कार्यकर्ताओं में जो अनरेस्ट था रूपानी सरकार के समय में, और ये एक एनवायरनमेंट बन गया था कि कुछ लोग ही मठाधीश बन के बैठ गए हैं और बिल्कुल किसी और का जो पार्टिसिपेशन है वो होने नहीं दे रहे हैं। उस वक्त जब पूरी की पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया था, तब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह पैदा हो गया था। उन्हें लगा कि यही एक पार्टी है जहां हमें भी दोबारा नंबर मिल सकता है। मतलब जो हताश हो जाते हैं कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में कि सालों साल मेहनत करते हैं लेकिन कभी नंबर नहीं लगता है, बीजेपी में इनफैक्ट एक मैसेज कन्वे किया गया इन दोनों एक्सरसाइज के जरिए, एक जब सरकार का चेहरा बदला और एक जब अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार एक और बड़ा चैलेंज ये भी था कि पिछले 2-3 साल में कांग्रेस से काफी सारे लोग बीजेपी में आए, सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस वाले को। तो अंदरूनी ये नाराजगी कार्यकर्ता की रहती थी, हम 20 साल से 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमको कुछ प्लेटफॉर्म। तो ये भी बहुत चुन के इस बार जो कैंडिडेट सिलेक्शन भी जो किया है, जो एग्जाम्पल दे रहे थे 2002 से काफी लोग, जैसे हमारे महेश कसवाला हमारे साथ डिबेट प्रवक्ता में रोज आते हैं, तो वो बोल रहे 2002 से मेरे को टिकट मेरा कट ही रहा था, लेकिन इस बार मिला और वो जीते आज, और दिया कहीं और से, सावरकुंडला से नहीं, अहमदाबाद से। और लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई कांग्रेस से अभी हाल फिलहाल में आया है और वो जीत सकता है तो उसको टिकट देने में प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं तो भी टिकट दिया। आज सुबह भी जिक्र कर रहा था कि जिन कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिए वहां तो कहीं विरोध ही नहीं हुआ है, कोई विरोध नहीं। हाँ, अब सोचिए और कि किस तरह से मैनेज की जा रही है ये सब बैलेंस करना, मतलब कोई पुराने कार्यकर्ता नाराज ना हो, उनको प्रॉपर एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमने इतने साल काम किया है, तो हर एक का एक अवार्ड दे देना। ये बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट होता है किसी भी पार्टी के लिए, और कोई इसमें कामयाब हो पाती है, कोई नहीं हो पाती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।